मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस दिन को देखूंगी जब मशीनें इंसानों से बेहतर सोच सकेंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी। ये शब्द हैं क्लॉड शैनन के, जिन्हें सूचना युग का जनक भी कहा जाता है। और आज हम एक ऐसे ही विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो भविष्य की लड़ाइयों और वैश्विक सुरक्षा का नक्शा शायद हमेशा के लिए बदल रहा है। और वो विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का परमाणु रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख को आधार बनाया है। हाँ, ये लेख बताता है कि कैसे दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस और चीन एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक तकनीकी दौड़ में शामिल हो गई हैं। और हमने इस पर बात करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये विषय न सिर्फ हमारी दुनिया के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेंस के दृष्टिकोण से ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि क्या AI परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकेगा या फिर अनजाने में ही सही हमें एक वैश्विक तबाही के और करीब ले जाएगा। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले हमें उस पुराने कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिस पर यह पूरी बहस टिकी है, रणनीतिक स्थिरता या स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल, ये शब्द कोल्ड वॉर के समय बहुत महत्वपूर्ण था। एक तरह से यही वो आइडिया था जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाए रखा था। हाँ, ये वो पुरानी रूल बुक थी जिसके हिसाब से सब चल रहे थे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मतलब क्या था ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी? इसके आप कह सकते हैं 2 मुख्य आधार थे। पहला, संकट स्थिरता, क्राइसिस स्टेबिलिटी। हाँ, क्राइसिस स्टेबिलिटी, जिसका सीधा सा मतलब था कि ऐसी स्थिति बनाना जिसमें किसी भी देश को पहला परमाणु हमला करने में कोई फायदा ना दिखे, क्योंकि उसे पता था कि जवाबी हमला उसे भी तबाह कर देगा। बिल्कुल। और दूसरा था हथियारों की दौड़ में स्थिरता, मतलब आर्म्स रेस स्टेबिलिटी, यानी हथियारों को जमा करने की जो होड़ थी उसे रोकना। मतलब सबका विनाश निश्चित है, इसलिए कोई भी पहला बटन दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला सिद्धांत। वही। लेकिन ORF का ये लेख कहता है कि AI इस पूरे रूल बुक को एक तरह से फाड़ कर फेंक रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि AI जैसी नई तकनीकें पारंपरिक और परमाणु युद्ध के बीच की जो महीन रेखा थी उसे मिटा रही हैं। अब रणनीतिक स्थिरता सिर्फ हथियारों की गिनती का खेल नहीं रह गई है। तो अब ये क्या बन गई है? अब यह इस बात का विश्लेषण है कि कैसे AI और हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज निवारण यानी डिटरेंस को मजबूत या कमजोर कर सकती हैं। और युद्ध के अचानक भड़कने, जिसे एस्केलेशन कहते हैं, उसके खतरे को कैसे प्रभावित करती हैं? सही कहा। हम एक नए परमाणु युग में हैं जहां नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। तो AI इस नए परमाणु युग में क्या भूमिका निभा रहा है? मुझे लगता है इसके कुछ फायदे भी गिनाए गए हैं लेख में, खासकर डिफेंस के लिहाज से। हाँ, कागज पर इसके कुछ फायदे दिखते हैं। जैसे AI हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और बेहतर बना सकता है। मतलब किसी भी मिसाइल हमले की जानकारी ज्यादा सटीकता और तेजी से मिल सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा ये ISR यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस को बेहतर बनाकर कमांडरों को रियल टाइम में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। ओके, तो AI हमें आने वाले खतरे को ज्यादा साफ देखने में मदद कर सकता है। ये तो सुनने में पूरी तरह से डिफेंसिव लगता है। लगता तो है। लेकिन यही बात सच में दिलचस्प और कहूँ तो डरावनी हो जाती है, क्योंकि जो AI आपको बेहतर डिफेंस में मदद करता है, वही AI तो आपको बेहतर अटैक प्लान करने में भी मदद कर सकता है। और यहीं से वो खतरनाक आइडिया जन्म लेता है जिसका जिक्र लेख में है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि जो देश AI का इस्तेमाल करके पहले और तेजी से हमला करेगा, उसे जीतने का एक निर्णायक मौका मिल सकता है। हाँ, और यही सोच एक नई तरह के हथियारों की दौड़ शुरू कर रही है जो संख्या के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में है? ये दौड़ गुणवत्ता और प्रतिक्रिया समय यानी रिस्पॉन्स टाइम के बारे में है। देश अब ऐसी प्रणालियां बनाना चाहते हैं जो दुश्मन के हमले का सेकंडों में पता लगाकर जवाब दे सकें। और इस दौड़ को और भी खतरनाक बना रहे हैं AI से लैस गैर परमाणु रणनीतिक हथियार या NNSWs। ये क्या बला है? ये ऐसे हथियार हैं जैसे AI गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये हैं तो पारंपरिक, मतलब नॉन न्यूक्लियर। हाँ, नॉन न्यूक्लियर, लेकिन ये इतने सटीक और तेज हैं कि वे दुश्मन के परमाणु ठिकानों, उनके मिसाइल साइलोस या कमांड सेंटरों को निशाना बना सकते हैं, वो भी बिना परमाणु बम का इस्तेमाल किए। इससे तो एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा होती होगी।
बिल्कुल, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिक्योरिटी डायलेमा या सुरक्षा दुविधा कहते हैं। ये एक बहुत ही मानवीय समस्या है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सोचिए, आपका पड़ोसी है जिस पर आप भरोसा नहीं करते। वो अपने दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगाता है। आप सोचते हैं, इसे इतने बड़े ताले की क्या जरूरत है? कहीं ये कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा? तो आप अपने घर पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा लेते हैं। वो आपका कैमरा देखकर 2 और कैमरे लगा लेता है। जल्द ही आप दोनों सुरक्षा पर हजारों खर्च कर चुके हैं और पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा। यही है सुरक्षा दुविधा। बस यहाँ तालों की जगह हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि संकट के समय अनजाने में युद्ध भड़कने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, हो सकता है कोई देश परमाणु हमला ना करना चाहता हो, लेकिन अपने परमाणु हथियारों को खोने के डर से वो यूज इट और लूज इट की सोच के तहत पहले ही हमला कर दे। सही कहा। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। लेख में अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक त्रिध्रुवीय हथियारों की दौड़ का जो नक्शा खींचा गया है, वो यही दिखाता है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं, बल्कि ये है कि कैसे उनका तरीका उनकी पूरी रणनीतिक सोच को दिखाता है। अमेरिका से शुरू करते हैं। वो कंट्रोल को लेके काफी जुनूनी लगते हैं, है ना? उनका ह्यूमन इन द लूप का आइडिया। बिल्कुल। अमेरिका एआई असिस्टेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन यानी C3 सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी कम रखी गई है। मतलब अंतिम फैसला हमेशा इंसान के हाथ में होता है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक खतरा है। एआई के एल्गोरिदम में छिपा हुआ पक्षपात मतलब बायस, वो इंसान को गलत जानकारी देकर गलत फैसले की ओर धकेल सकता है। और रूस का नजरिया तो बिल्कुल उल्टा लगता है। लेख में पेरीमीटर या डेड हैंड सिस्टम का जिक्र है। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये वाकई खौफनाक है। डेड हैंड एक ऐसा अर्ध स्वायत्त सिस्टम है जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर रूस पर कोई बड़ा परमाणु हमला हो और उसके सारे नेता मारे जाएं, तब भी ये सिस्टम अपने आप जवाबी परमाणु हमला लॉन्च कर देगा। इसके अलावा वे पोसाइडन नाम का एक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन भी बना रहे हैं। तो ये सिस्टम कुछ स्थितियों में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट। एक ऐसा सिस्टम जो खुद फैसला ले सकता है, तब भी जब कोई इंसान जिंदा ना बचा हो। यहाँ एक साइबर हमले या किसी तकनीकी गड़बड़ी का खतरा तो बहुत बड़ा होगा। यही इसका सबसे बड़ा जोखिम है। कोई हैकर तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एक गलत सिग्नल या हैक और दुनिया खत्म। अब इस दौड़ में तीसरे खिलाड़ी चीन को देखें। चीन क्या कर रहा है? चीन एआई लिंक्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों और मानव रहित वाहनों पर काम कर रहा है। ये सिस्टम लक्ष्य का पता लगाने में अर्धस्वायत्त हैं, यानी अपने टारगेट खुद ढूंढ सकते हैं। पर अंतिम हमला करने का बटन इंसान के पास ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ खतरा पारदर्शिता की कमी का है, जैसा लेख बताता है। वो कैसे? अगर चीन की एक हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी तरफ आ रही हो, तो आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसके अंदर पारंपरिक हथियार हैं या परमाणु। और जब आपके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ मिनट हो, तो आप सबसे बुरे के लिए ही तैयारी करेंगे। यही अनिश्चितता एस्केलेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। आपने साइबर हमलों का जिक्र किया, जो एक बहुत बड़ा खतरा है। एआई सिस्टम को धोखा देकर गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन खतरे और भी हैं। जैसे कि? एक और खतरा है गैर परमाणु ईएमपी हमला। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो कोई धमाका नहीं करता, लेकिन एक खामोश अदृश्य ऊर्जा की लहर फेंकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हाँ, एक झटके में एक पूरे शहर की हर कंप्यूटर चिप, हर कम्युनिकेशन सिस्टम, हर स्क्रीन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब सोचिए कि ऐसा हमला किसी देश के परमाणु कमांड सेंटर पर हो। हल कर लेना चाहिए। यूज इट और लूज इट वाली मानसिकता फिर से हावी हो जाएगी। बिल्कुल। और तीसरा खतरा तो वही एआई एकीकृत हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। आप परमाणु युद्ध का सहारा लिए बिना ही दुश्मन की परमाणु क्षमता को बेकार कर सकते हैं, जिससे आपको रणनीतिक बढ़त मिल जाती है। और यही वो चीज है जो पहले हमला करने के लिए सबसे ज्यादा उकसाती है। तो इन सब का नेताओं और कमांडरों के लिए क्या मतलब है? फैसले लेना कितना मुश्किल हो गया है। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, निवारण या डिटरेंस की परिभाषा ही बदल रही है। कैसे? कोल्ड वॉर की सोच थी कि युद्ध को हर हाल में रोकना है। एआई इस सोच की सीमाओं को उजागर कर रहा है। अब देश परमाणु युद्ध को रोकने के बजाय उसे लड़ने और जीतने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। दूसरा प्रभाव यकीनन युद्ध के भड़कने के खतरे से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा प्रभाव यह है कि युद्ध के अनियंत्रित हो जाने की समस्या पहले से कहीं ज्यादा जटिल और वास्तविक हो गई है। क्योंकि पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। बिल्कुल।
एक छोटा सा संघर्ष भी बहुत तेजी से एक पूर्ण परमाणु युद्ध में बदल सकता है। और तीसरा जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है, मानवीय निर्णय लेने की चुनौती। सही कहा। एआई की वजह से संकट के समय बहुत कम वक्त में बेहद जटिल फैसले लेने होंगे। दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल आप तक मिनटों में पहुंच सकती है। ऐसे में सटीकता, गति और समय का दबाव इंसानी गलतियों की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। लेख में साफ तौर पर कहा गया है, संकट में दुश्मन द्वारा पहले हमला कर दिए जाने का डर अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एआई का एकीकरण पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच की रेखा को मिटा रहा है, जिससे संकट स्थिरता और हथियारों की दौड़ की स्थिरता दोनों को ही गंभीर खतरा है। एकदम सही। और देखिए, एआई का रणनीतिक स्थिरता पर असल में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आगे चलकर 3 बातों पर निर्भर करेगा। अच्छा, वो क्या है? पहली, एआई तकनीक में कितनी तेजी से प्रगति होती है और ये दुनिया के कितने देशों तक पहुंचती है। दूसरी, ये देशों की अपनी रक्षा और निवारण की सोच को कैसे बदलता है। और तीसरी, सबसे जरूरी, संकट के समय फैसला लेने की प्रक्रिया पर इन एआई एकीकृत प्रणालियों का क्या और कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल, यही वो सवाल हैं जो आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा की दिशा तय करेंगे। तो ये थी ओआरएफ में प्रकाशित लेख पर हमारी गहन चर्चा। इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए जो यूपीएससी की तैयारी में भी आपकी मदद कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। जैसे जैसे रक्षा प्रणालियों में एआई की स्वायत्तता बढ़ेगी, देश ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक मशीन की गलती, एक एल्गोरिदम का बग वैश्विक तबाही का कारण न बन जाए। और क्या अंतर्राष्ट्रीय संधियां और हथियार नियंत्रण के नियम जो इंसानों द्वारा लिए गए फैसलों के लिए बनाए गए थे, इतनी तेजी से बदल सकते हैं कि वे युद्ध में गैर मानवीय निर्णय लेने वालों को नियंत्रित कर सकें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।